यानी कि जैव अणु। अब बायोमोलिक्यूल्स होते क्या क्या है लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, प्रोटीन हो जाएगा, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स भी आ जाएंगे आप, एंड न्यूक्लिक एसिड्स भी लिख लेंगे। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फंक्शंस बायोमोलिक्यूल के। सबसे पहला तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करवाएंगे, सॉरी हेल्प नहीं करवाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही करवाएंगे, है ना। और न्यूक्लिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसके थ्रू होगा, न्यूक्लिक एसिड, which will be DNA। ठीक है, और एक और ऐड कर लेना, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लिखिए यहाँ तक सभी ने, फर्स्ट हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्टिंग में जस्ट इनिशियली पहले कहा जाता था कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, क्या बोला जाता था इन्हें, इनिशियली यानी कि शुरुआत में इन्हें कहा जाता था कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या कहा जाने लगा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझे क्या, कि जितने भी हमने कंपाउंड अभी तक तुम लोग सारे पढ़ चुके हो, अभी लोग फिर पढ़े या नहीं पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ लिए हैं कंपाउंड, हेलोलिन, हेलोएरिन्स पढ़े हैं, पढ़ा है, अल्कोहल, फिनॉल ईथर पढ़ा है, उसके अलावा क्या पढ़ा है, अमीन्स पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने मोस्ट ऑफ कंपाउंड देखे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। अगर मैं अल्कोहल बोल दूं तो अल्कोहल में भी तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गई क्या, नहीं, ये तो गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो बुक में जो एक्सेप्शन मेंशन है वो एक्सेप्शन हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और एक हमारा रैमनो, अच्छा रैमनो से लैक्टिक एसिड को ले, ठीक है, या फिर हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन कहते हैं, जब ये बात बोली गई शुरू में कि हमारे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ,
ठीक है, क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। किस बात पे चेंज हो गए अब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, किस बात पे शिफ्ट हुए ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभी शिफ्ट हो गए कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट होंगे। हाइड्रेट मतलब क्या, वाटर, क्या होगा वाटर, ठीक है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन के प्रेजेंट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है। मतलब हम यहाँ से क्या डिनोट करना चाह रहे हैं कि CX ब्रैकेट में H2O, ठीक है, X और Y क्या डिनोट कर रहा है, इनके नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CN H2ON। आ रही बात समझ में कि जितने नंबर कार्बन यहाँ पे उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के, वाटर के मोल्स यहाँ पे हमें देखने को। आई बात समझ में। फिर यहाँ से एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई कि यहाँ पे जो रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, इसका रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का, दैट विल बी ऑलवेज 1:2। क्या होगा वो 1:2, यानी कि कार्बन अगर एक टाइप होगा तो हाइड्रोजन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल में ग्लूकोज पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। क्या होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, डबल, ठीक है। जो यहाँ पे बात बोलेंगे कि भाई सेम एक्सेप्टेबल है, क्लैरिटी यहाँ पे। और क्या हो सकते हैं, फ्रक्टोज हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका भी क्या होता है C6H12O6, क्लैरिटी यहाँ पे आ रही बात समझ में। अब इतने पे जब बात आ गई कि हमने बोला कि कार्बन और जो हमारे हाइड्रेट्स हैं उनका क्वांटिटी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अगर हम नंबर कंपेयर करें तो रेशियो क्या रहने वाला है 1:2 का रेशियो, ठीक है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, रैमनोज। क्या है रैमनोज, क्योंकि रैमनोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O5। क्या होता है C6H12O5। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का नंबर क्या है, गड़बड़ है, एक कम है या नहीं है, होना कैसा चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन के साथ डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब ये वाली जो बात बोलते हैं ना कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वो एप्रोप्रिएट तो है, बट जो नंबर है नंबर इनके सेम ही रहने वाले कार्बन और हाइड्रेट के, वो चीज यहाँ से गलत। आई बात समझ में। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन जो इसका एक्सेप्ट किया जाता है वो हम कहते हैं दैट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। आनी बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ या ना रंजना, कैसे करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक्चुअली में हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which may be polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones। क्लियर है। सबसे पहले के लिए समझो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, किसको पता है कि क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पता है थोड़ा भी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बीच में कार्बन होगा, राइट साइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इसके चारों, ठीक है, वैलेंसी पे कुछ ना कुछ अटैच होगा। अगर मैंने उस पर लाइट डाला है, ठीक है, क्या डाला मैंने उस पर लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट अगर मैंने उस पर डाला है, और अगर वो उस लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो कैसा हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आगे बात समझ में। जो ऑप्ट जो वर्ड है ना ऑप्टिकल, वो रिलेटेड टू लाइट ही है, और हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव यानी कि क्या,
जो उस पर रिएक्ट करेगा, है या नहीं होगा? ठीक है, हम बोलते हैं ना एक्टिव है, रिएक्टिव है, तो एक्टिव कौन? जो रिएक्ट करने वाला है। तो हमारे एक्टिव कंपाउंड जो राइट पार्टी पर रिएक्ट करेंगे किसी ना किसी वे में, या तो वो राइट साइड घूम जाएंगे या तो वो लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड वर्ड क्या है हमारा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो पता है तुम्हें क्या होता है? आगे बढ़ा दो स्लाइड। क्या? हाँ लिखाऊंगी ना, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यही कह रहे हैं हम। तो एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हें पता है क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होगा, और कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पे कार्बन की क्या होगा? हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी होगी फ्री। ठीक है, यानी कि हमारा एल्डिहाइड विल बी CHO। होगा या नहीं होगा? कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है? कीटोन क्या हो जाएगा? कीटोन में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप होगा हमारा। ठीक है, और इसके दोनों ही साइड क्या अटैच होंगे? हमारे अल्काइल। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड अल्काइल। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या प्रेजेंट होने वाला है? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने वाले हैं, और साथ में क्या प्रेजेंट होने वाले? कीटोन प्रेजेंट होने वाले, कीटोन्स प्रेजेंट। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो। क्या प्रेजेंट हो? OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ OH ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को। आ रही बात समझ में? नहीं हुआ क्लियर या नहीं आया? जनरली समझ में? नोट करो पहले। एग्जाम्पल लिख लेना। ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, गम्स हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। ठीक है, लैक्टोज हो सकता है, बहुत सारे। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए ना। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाते हैं। जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण लिखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, गम। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या हुआ संस्कृति? जाम नहीं आ जाएंगे ना, जाम फ्री बनाना है। लिख लिया? एसिडिक एसिड पता है ना, एक्सेप्शन क्यों बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसिडिक एसिड का? क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या निकल के आएगा? 1:2 में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि C2H4 और O2 हो जाए, है ना। बट फिर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है हमारा। ठीक है, सिंगल एसिड लैक्टिक एसिड। देख लिया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पहला हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। क्या कर रहे हैं हम? पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, चार टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, सॉरी चार नहीं, 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कितने टाइम पे क्लासिफाई करेंगे आप? 3 टाइप से। मॉलिक्यूलर साइज का बेसिस पे बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बेस बोल सकते हैं बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि जल अपघटन करवाने पर, जल अपघटन करवाने के पश्चात प्राप्त इकाइयों की संख्या। सेकंड वाला है ना, जल अपघटन के पश्चात प्राप्त इकाइयों की संख्या के आधार पर क्या लिखा? जल अपघटन के पश्चात प्राप्त इकाइयों की संख्या के आधार पर। ठीक है, 3 टाइप का हो जाएगा। पहला होगा मोनोसैकेराइड, सेकंड हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये वर्ड यहाँ पे हमने सैकेराइड पे यूज करा हुआ है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहते हैं। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। ठीक है, यानी कि जनरली वो टेस्ट में कैसे होंगे? स्वीट होंगे। क्लैरिटी यहाँ पे। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें, मोनोसैकेराइड में क्या होगा कि अगर इसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, जल अपघटन करा, तो जल अपघटन करवाने के पश्चात हमें और इकाइयां प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, फिर मैंने ग्लूकोज था, मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, तो मैं चाहूँ कि मुझे और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट मिले, ऐसा वहां पे नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज और फूड के यूनिट देगा क्या? नहीं, ग्लूकोज तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिसिस नहीं कर। अब हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, क्लैरिटी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर ये हाइड्रोलिसिस करता तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या करता? और यूनिट्स को फॉर्म करेगा, बट ये हाइड्रोलिसिस पे और यूनिट्स हमें नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, ये होंगे क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टली होंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं करता उसके लिए तुमको कैसे लिखना? नॉन हाइड्रोलाइज, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। ठीक है, जल में अपघटन नहीं करता। अगला सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, जल में घुल जाएगा। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो होती है कार्बन, 3 कार्बन से 4 कार्बन, सॉरी 4 नहीं 7 कार्बन तक, रेंजिंग फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन। ठीक है, कहां से कहां तक रेंज करेंगे? इनकी जो मोनोसैकेराइड्स होंगे कंपाउंड, उसमें या तो 3 कार्बन हो सकते हैं, या तो 4 कार्बन होंगे, या तो 5 कार्बन होंगे, या 6 या 7। ठीक है, तो 7 कार्बन तक के किसमें आएंगे? हमारे मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, अब इसमें ये भी बात है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या बोलेंगे हम? और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या बोलेंगे? अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तब हम कहेंगे इसे एल्डोज। क्या कहेंगे हम इसे? एल्डोज। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए यूज करना है हमें एल्डोजिस, और कीटोन के लिए यूज करना है हमें कीटोसिस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? सबसे सिंपलेस्ट यूनिट
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, एक और चीज में अभी और नोट कर लेना कि अभी करंट में, रिसेंट में, ठीक है, 20 नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड है। ठीक है, यानी कि 20 मोनोशर्कराएं ऐसी हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। ठीक है, यानी कि नेचर में जो प्रेजेंट है, जो हमने सिंथेसाइज नहीं किया, पेगमेंट नहीं है जो। ठीक है, तो कितनी है वो टोटल 20 है। ठीक है, जो नेचुरल क्या, हाँ, इनसे ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाकी। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंज कर। लिख लिया। एक चीज यहाँ पे नोट करना, ग्लूकोज को हम कहते हैं ब्लड शुगर। ठीक है, क्या कहते हैं हम ग्लूकोज को? ब्लड शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज का पता होगा ना क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। जब ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि शुगर हो। ठीक है, नॉर्मल लोगों को बोला सुना होगा ना, ऐसा बोलते हैं शुगर हो गई, शक्कर की बीमारी हो गई, है ना। तो वही ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ग्लूकोज? इंसुलिन की कमी से। सही है, कौन है ज्यादा वाला कि ज्यादा हो जाता है कम होने से। ठीक है, गैलेक्टोज मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर। इंसुलिन की कमी हो जाती है ना। इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? पैनक्रियास से, यानी कि अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा सेल्स से, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहां से सिक्रेट होता है ना। और इंसुलिन का काम क्या रहता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस टाइप से जो डायबिटीज होता है, दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस, है ना। कॉमन सी चीजें पता होनी चाहिए तुमको। ठीक है, चलो लिख लिया इतना। नेक्स्ट हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में बेसिकली क्या होते हैं? अभी हमने जो मोनोसैकेराइड होता है वो सिंपलेस्ट यूनिट होता है। क्या होते हैं वो? सिंपलेस्ट यूनिट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, सिंपलेस्ट यूनिट। ठीक है, यानी कि सबसे सरल इकाई होती है। मोनोसैकेराइड में ऐड कर लो सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे सरल इकाई। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकेराइड जो रेंज करते हैं वो 2 यूनिट से 10 यूनिट तक में रेंज करते हैं। कितने से रेंज करते हैं? 2 to 10 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स किसकी मिलेंगी हमें? मोनोसैकेराइड्स की। किसकी मिलेंगी? मोनोसैकेराइड्स की। जब हम ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जब हम जल में अपघटन करते हैं तो हमें अगेन कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओलिगोसैकेराइड। फिर आपने जब जल में उनका अपघटन करा, आपको 2 इकाई मिली कि 3 मिली कि 4 मिली कि 5 मिली, वो डिपेंड करे। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर मैं जल में अगर घोलूंगी, जल में अगर उसका अपघटन करूंगी तो मुझे 2 यूनिट मिलेंगी, 2 इकाई मिलेगी। तब हम उसे बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे हम उसे? डाइसैकेराइड। ऐसे 3 वाले को क्या बोलेंगे हम? ट्राइसैकेराइड। 4 वाले को टेट्रासैकेराइड, 5 वाले को पेंटासैकेराइड, 6 वाले को हेक्सासैकेराइड, 7 वाले को हेप्टासैकेराइड और 8 वाले को ऑक्टासैकेराइड, 9 वाले को नॉन सैकेराइड और 10 वाले को डेक्सैकेराइड।
ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 to 10 तक यूनिट्स होती है, इसका मतलब हम इसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल। जल में अपघटन इनका सरलता से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हमें यूनिट्स मिल रही है। ठीक है, अब हमने जब यहाँ पे बोल दिया कि कई सारी यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, तो अटैच कौन से बॉन्ड्स होती है? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। दो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आंसर दोगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज यहाँ पे या नहीं? हाँ, ओलिगोसैकेराइड्स भी टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। सेम लाइक मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में नोट करवाया मैंने? नहीं करवाया ना? ऐड कर दो। क्रिस्टलाइन एंड स्वीट। ठीक है, टेस्ट में कैसे होंगे? मीठे होंगे। मोनोसैकेराइड्स भी होगा और ओलिगोसैकेराइड भी टेस्ट में स्वीट होगा। और अगर जल में घुलनशील की बात करें, होगा या नहीं होगा, तो ये सॉल्युबल इन वाटर होगा, यानी कि जल में सरलता से घुल जाएगा। ठीक है, क्या बॉन्ड? बॉन्ड कुछ नहीं है, बस जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको नाम दे दिया जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, या ग्लाइकोसाइडिक बंध या बंधनी, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। लिख लिया यहां तक? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हमारे ओलिगोसैकेराइड्स से। और ये हमने किसके एग्जाम्पल लिखे हुए? डाइसैकेराइड के। किसके एग्जाम्पल लिखे हुए हम लोगों ने? डाइसैकेराइड। ठीक है, ये तीनों की तीनों डाइसैकेराइड है। लिख लिया? क्या? नहीं नहीं, कंपाउंड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड। लिख लिया इतना? सुक्रोज किस किस से बना होता है? पता है नहीं? बताओ किस चीज से बना होता है? बताओ बताओ। सही तो बोल रहे हो, इतना क्यों घबरा जाते हो फिर? सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक इकाई से, यानी कि एक एक यूनिट से बना होता है। सेम भी अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक, और लैक्टोज की अगर हम बात करें, तो लैक्टोज में एक यूनिट ग्लूकोज का होता है और एक यूनिट गैलेक्टोज का होता है। ठीक है, तुम लोग ना लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा जगह रखना, तो सुक्रोज का नाम लिख लो। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। माल्टोज को माल्ट शुगर, या फिर हम इसको सीड शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज का तो पता ही होगा जहां तक मुझे लगता है। पता है नहीं हो? पता किसमें होती है लैक्टोज? मिल्क में। ठीक है, मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। सुना होगा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। कोई कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूध पचता नहीं है ना, तो वो इसका भी मिल्क कोई कंज्यूम नहीं करता है ना।
यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, डाइसैकेराइड में ही है, हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुक्रोज को लिखते हैं C6H22O11। क्या हम ये लिखते हैं सुक्रोज को? सब सही है कि कुछ गड़बड़ है? सुक्रोज को लिखते हैं हम C6H22O11। क्या है करेक्ट है? नहीं, ठीक है। कार्बन यहाँ पे डबल हो जाते हैं, 6 की जगह पे यहाँ पे हमें 12 देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 12, है ना। याद रखना है, सुक्रोज का पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाना यानी कि क्या, किसके साथ रिएक्शन करवाना? वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो यहाँ से निकल के आता है H पॉजिटिव। क्या निकल के आएगा यहाँ पे? H पॉजिटिव। और जो हमारा सुक्रोज है वो 2 यूनिट पे ब्रेक डाउन हो जाता है। कितने यूनिट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका? 2 यूनिट पे, ठीक है। एक बन जाएगा C6H12O6 और एक और बन जाएगा C6H12O6, ठीक है। ये था सुक्रोज। एक यूनिट बनेगा ग्लूकोज का और एक यूनिट बन जाएगा फ्रक्टोज का, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है? इन्वर्टेज, ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, केन शुगर, यानी कि इक्शु क्या, होम शुगर जो होती है ना, वो यही होती है हमारी सुक्रोज, ठीक है। चाहे घर में यूज होने वाली हो, जो शक्कर होता है उसमें भी यही होता है, गुड़ में भी यही होता है, ठीक है। तो होम शुगर की तरह सुक्रोज को भी ट्रीट करते हैं। हिंदी वाले इसका नाम लिखना इक्शु शर्करा, इक्शु शर्करा, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन नोट करो। मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगी आज तुम लोग सब कल सॉल्व करके लाओ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है जो बने ना, या ऐसा ही सीधे सीधे स्पून फीडिंग टाइप का। क्वेश्चन नोट करो। विच ऑफ द डाइसैकेराइड कंटेन, which of the disaccharide contain same units of monosaccharide, same units of monosaccharide। हिंदी वाले लिखो। वे सैकेराइड्स जो जल अपघटन करने पर, जो जल अपघटन करने पर समान मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं, समान मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं, कॉमा नाम बताइए, कॉमा नाम बताइए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, चलो लिख लिया इतना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओलिगोसैकेराइड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोस्ट ऑफ डाइसैकेराइड का ही पूछा जाता है, तुम लोग को डाइसैकेराइड ही पढ़ना है, ओलिगो को, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। डाइसैकेराइड में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? बेसिकली लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज कौन कौन से 2 यूनिट से बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। और माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज की यूनिट से। और हमारा लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। याद तो हमने तीनों जो है हमने किसमें पढ़े हुए? मोनोसैकेराइड, यानी कि हम इनको और इससे ज्यादा छोटे यूनिट में नहीं तोड़ सकते कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? और इनके नाम क्या बोले जाते हैं पता है? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं या केन शुगर कहते हैं। माल्टोज का माल्ट शुगर या सीड शुगर, यानी कि बीजों में जो पाई जाती है वो शुगर कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा लैक्टोज है। लैक्टोज क्या होता है? हमारा मिल्क शुगर। यहाँ तो क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट लिखो पॉलीसैकेराइड। अच्छा एक और इसमें ऐड कर लो, रुक जा, ट्राइसैकेराइड में इसमें एक और ऐड कर लेना। आगे बढ़ा दो क्या स्लाइड? सब यहीं पे बहुत सारा हो जाएगा। ओलिगो की अंदर एक लिख लो ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में लिखना रैफिनोज,
कंपोज्ड ऑफ 3 यूनिट, यानी कि 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। उधर डिस्कस मत करो, मैं पूछूं अभी फिर। मैं दूंगी ना अभी टाइम, वापस कर दूंगी पीछे स्लाइड, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, रेफिनोज है, रेफिनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C18H32O16। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मिलेगा गैलेक्टोज, ठीक है। हाँ, 3 इकाइयों से मिलकर बना, लिख लिया। पीछे कर दो स्लाइड। चलो अगली बात करें हम पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में लार्ज यूनिट्स होती हैं, लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बता चुकी हूं मैं, ठीक है। यानी कि जब हम पॉलीसैकेराइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस जल में अपघटन करवाएंगे तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। क्लैरिटी यहाँ पे, या बहुत सारे हमें कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट मिलेंगे, यानी कि ये वाटर में हाइड्रोलाइजेबल है, जल में अपघटन इसका हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये टेस्ट में स्वीट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, क्या लगता है टेस्ट में स्वीट होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, कंफर्म, ये होमवर्क में डालो, ठीक है। स्वीट और नॉट, क्लियर। एग्जाम्पल लिखना, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। लिख लिया। बड़ी इकाई, पॉलीसैकेराइड्स में बड़ी इकाइयां होती हैं जो ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी होती है, ठीक है। एवं जल में अपघटन करने के पश्चात छोटी छोटी मोनोशर्कराएं या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने। चलो अब नेक्स्ट हम मोनोसैकेराइड की ही बात कर रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम, मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड में एक टेबल है जो तुम लोग याद करना, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हमने बोला है कि बेसिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनमें हमने बोला है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड संस्कृति श्वेता, क्या डिस्कशन हो रहा है, ओके ठीक है। अगली बार से मुझे बता देना तो मैं वेट कर लूँ, है ना। चलो
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमने बोला है कि मोनोसैकेराइड से हमारे जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट है वो हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड है तब हम नाम क्या लेंगे, बताया मैंने, एल्डोस। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम, कीटोस। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप तो है पर 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। लिखा है ना मोनोसैकेराइड में कि 3 से 7 कार्बन तक का रेंज करते हैं। ठीक है, तब हम उनका नाम क्या बोलेंगे, एल्डोट्रायोस। क्या बोलेंगे हम, एल्डोट्रायोस। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्लास, कि क्लास कौन सा है उनका, एल्डोट्रायोस है, एल्डोटेट्रोस है, एल्डोपेंटोस है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र क्या होगा उनका। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल्स में कंपाउंड्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले एल्डोट्रायोस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 कार्बन वाला है और ग्रुप वहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे हम C3H6O3 और इसके एग्जांपल में नोट करना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, सेकेंड एल्डोटेट्रोस C4H8O4, इसके में लिखना इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोज लिखना और थ्रियोज लिखना। नेक्स्ट एल्डोपेंटोस C5H10O5 हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लिखना एरेबिनोज, राइबोस, अगला लिखना एल्डोहेप्टोस। एल्डोहेक्सोस में एक और ऐड कर लेना, मैनो। ये सारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी सिंथेटिक नहीं लिखा इसमें।
यहाँ तक समझे? अब नेक्स्ट कीटोन से रिलेटेड, ठीक है, अगेन हम सेम हेडिंग लगाएंगे। क्लास, molecular formula, for examples. First, keto triose, C3H6O3, molecular formula सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक सेल्यूलोज भी लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, विच आर कीटो हेक्सोन्स, विच आर कीटो हेक्सोन्स। निम्नलिखित यौगिकों में से कीटो हेक्सोस कौन सा है? निम्नलिखित यौगिकों में कीटो हेक्सोस कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन लिखना, फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज। Which of the following are ketohexose?
ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी लिखना सैल्बिटोज, ऑप्शन डी लिखना बी एंड सी बोथ, और ऑप्शन ई लिखना चलो चलो सारी ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फोर्थ वाला, यानी कि बी एंड सी बोथ फ्रक्टोज और सैल्बिटोज दोनों ही क्या है हमारे कीटो हेक्सोस है। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए विच आर एल्डोपेंटोज, विच आर एल्डोपेंटोज, ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है राइबोस और दिया हुआ है राइबुलोज। क्या दिया हुआ है ऑप्शन? राइबोस और राइबुलोज। ठीक है, तो हमें बहुत याद रखना है कि राइबोस, राइब से शुगर, ठीक है, हमारे एल्डोस में भी है और कीटोस में भी है, बट एल्डोस में क्या नाम है? राइबोस नाम है, और कीटोस में क्या नाम है? राइबुलोज है, और दोनों ही कैसी है? पेंट शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली। ठीक है, तो हमने एल्डोपेंटोस पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए राइबोस। ठीक है, और अगर हमसे कीटोपेंटोस अगर पूछते हैं तो नाम क्या देते हैं हम? राइबुलोज। क्लियर है सभी को? अब नोट करो क्वेश्चन। आर ट्रायोस एंड ट्राइसैकेराइड, आर ट्रायोस एंड ट्राइसैकेराइड द सेम, हिंदी वाले लिखे ट्रायोस एवं त्रिशर्कराएं समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है नन ऑफ द अबव। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? आया समझ में क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं कि ट्रायोस और ट्राइसैकेराइड सेम होता है क्या? कंफ्यूज नहीं होना है कभी, है ना? ट्रायोस यानी कि क्या? 3 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला, यानी कि वो किसकी कैटेगरी के अंदर जाएगा? मोनोसैकेराइड। ठीक है, 3 कार्बन वाला, यानी कि ये बात हो रही मोनोसैकेराइड की, और इसकी कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड मतलब वहां पे कितने सैकेराइड की यूनिट है? 3 यूनिट है, तो दोनों ही क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। रीजन क्या है? आया समझ में? रीजन बिकॉज ट्रायोस 3 कार्बन वाला होता है जो कि मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा, तो मोनोसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड सेम कैसे हो सकता है? बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, रीजन लिख लो। ठीक है, नहीं तो तुम भूल जाओगे बाद में। रीजन ट्रायोस और ट्राइसैकेराइड, डिफरेंस करके ही लिख लो दोनों। ठीक है, ट्रायोस कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है, सिंगल यूनिट होता है, हाइड्रोलाइजेबल होता है। ठीक है, यानी कि जल में क्या, जल में इसका अपघटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वाओ, ट्रायोस क्या है? मोनोसैकेराइड है, यानी कि वो और कितना टूटेगी? वो टूटेगी तो आपको कौन सी यूनिट मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। कोई यूनिट नहीं मिलेगी, यानी कि हाइड्रोलाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ट्राइसैकेराइड की, तो ट्राइसैकेराइड 3 सैकेराइड की से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट्स होती है इसमें। क्या होती है? 3 यूनिट होती है, और ये हाइड्रोलाइजेबल होता है, यानी कि ये तो जल में अपघटन करता है, और अपघटन करके कितनी यूनिट देगा? 3 यूनिट। एग्जाम्पल पढ़ा है हम लोगों ने ट्राइसैकेराइड का कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना एग्जाम्पल? क्या लिखा था? नोट करवाया था मैंने, रेफिनोस।
ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने, रेफिनोज। और ट्रायोस में डिपेंड करता है फिर आप क्या एल्डो ट्रायोस की बात करें या कीटो ट्रायोस की बात करें। अगर एल्डो ट्रायोस की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल डिहाइड हो जाएगा, और अगर हम कीटो ट्रायोस की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोस हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आई बात समझ में, यानी कि दोनों सेम नहीं होता है। डिफरेंस आया समझ में, नहीं आया? अब एक और क्वेश्चन नोट करो, विच ऑफ द डाइसैकेराइड कंटेन, आगे बढ़ा दो स्लाइड को, हिंदी वाले को, निम्न में से कौन से यौगिक निम्न में से ऐसा लिख लेना, निम्न में कौन सी द्विशर्करा है, निम्न में कौन सी द्विशर्करा है जो जल अपघटन करने पर समान एल्डोस की इकाई प्रदान करती है, जो समान एल्डोस इकाई प्रदान करती है। ऑप्शंस लिखना, माल्टोस, सेकंड सुक्रोज, थर्ड लैक्टोज। माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज। क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब, अच्छा हिंदी वालों को क्या लिखा है मैंने, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा अलग अलग हो गया है हिंदी और इंग्लिश वालों का, मैंने हिंदी में अलग बोल दिया है, तो पहले सुन लो पहले हिंदी वाला, ठीक है। कि वहां पे क्या बोल दिया मैंने, जल अपघटन करने के पश्चात, तो फिर जल अपघटन करने के पश्चात में कह रही हूँ कि जो समान ही इकाई प्रोवाइड करेगा, इकाई देगा, वो कौन सा हो जाएगा, माल्टोस हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करूं कि इन तीनों में से आप मुझे बताओ कि कौन होगा जो सेम यूनिट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, तीनों एक एक यूनिट देंगे ग्लूकोज की, तो तीनों ही हम सेम कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ऐसा डाइसैकेराइड कौन सा है जिसमें दोनों ही यूनिट सेम है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, माल्टोस। क्लियर बात, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माल्टोस, हाँ या ना। लैक्टोज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, और सुक्रोज में क्या हो जाएगा, अच्छा अगर मैं एल्डोस की सेम यूनिट के बारे में बात करूं एक और, ठीक है, सेकंड मान लो मैंने बोला सेम यूनिट एल्डोस की दे रहे हैं, तो वो तो आ गया हमें समझ में कि कौन दे रहा है, माल्टोस दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला सेकंड टर्म में दैट विच ऑफ द डाइसैकेराइड विल कंटेन यूनिट्स ऑफ एल्डोस, ठीक है, बोथ यूनिट्स, ठीक है, दोनों ही यूनिट किसकी हो, जिसकी एल्डोस की बनी हो, किसकी बनी हो, एल्डोस की बनी हो। तो उस केस में अगर मैंने तुमसे ऑप्शन रखा कि इन तीनों यही तीनों ऑप्शन है, और अब मुझे बताओ आंसर क्या होने, आगे बात समझ में नहीं, मैं बोल रही कि मैं डाइसैकेराइड को जब तोड़ूंगी ना, तो जो दोनों जो यूनिट मिलेगी ना वो एल्डोस ही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एल्डोस, यानी कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो हो जाएगा माल्टोस भी होगा और लैक्टोस भी होगा, ठीक है, क्योंकि गैलेक्टोस कहाँ पढ़ा है हमने, एल्डोस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ग्लूकोज के साइड में लिखा था एल्डो हेक्सोस होता है, गैलेक्टोस भी, यानी कि माल्टोस को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज, जो कि कैसा शुगर है हमारा, एल्डो हेक्सोस शुगर, ठीक है। और अगर हम लैक्टोस को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोस, दोनों ही क्या है हमारी, एल्डो हेक्सोस शुगर, ठीक है। वहीं जब मैं अगर सुक्रोज को तोड़ूंगी तो क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोस, और ग्लूकोज कैसा है, एल्डो हेक्सोस, फ्रक्टोस कैसा है, कीटो हेक्सोस। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्डोस का सेम यूनिट पूछा है, तो एल्डोस का तो सेम यूनिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो कीटोस मिलेगा। आ रही बात समझ में,
तो अब इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम है अगर ऑप्शन माल्टोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी ए एंड सी बोथ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, कौन नहीं हुआ है, सुक्रोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सुक्रोज क्या करेगा, 2 यूनिट कौन से देगा, ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। ग्लूकोज क्या है हमारा, एल्डो हेक्सोस है और फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोस। ठीक है, इसमें ही चेंज कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप में ही चेंज कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एल्डोज पूछा था, ना कि हमसे कीटोस पूछा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए और सी दोनों, यानी कि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या करेंगे, सेम यूनिट ऑफ एल्डोज प्रोवाइड। ठीक है, या यूनिट्स ऑफ ओनली एल्डोज प्रोवाइड करें। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? चैप्टर बहुत इजी है, बट अगर थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ दिया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हर तरीके से प्रिपेयर करना है। एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज मोनोसैकेराइड सॉल्युबल, व्हाई इज मोनोसैकेराइड सॉल्युबल एंड पॉलीसैकेराइड इनसॉल्युबल, एंड पॉलीसैकेराइड इनसॉल्युबल। मोनोसैकेराइड घुलनशील, मोनोसैकेराइड घुलनशील व पॉलीसैकेराइड अघुलनशील क्यों होते हैं, व पॉलीसैकेराइड अघुलनशील क्यों होते हैं। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग होमवर्क क्वेश्चन में करके लाना, है ना। हाँ नहीं, मोनोसैकेराइड घुलनशील, स्थल में घुलनशील, ना कि अपघटन कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपघटन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाले। और पॉलीसैकेराइड को क्या बताया हमने, इनसॉल्युबल बताया है ना। स्टार्च पानी में घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। ग्लाइकोजन घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। सेल्यूलोज घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। बोन घुल जाएगा क्या पानी में, नहीं घुलेगा। ठीक है, वही तुम लोग से क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्यों। अगर आज की क्लास के वजह से आई डोंट थिंक सो आज की क्लास में तुम आंसर कर पाओगे, कल की क्लास में तुम्हें समझ में आ जाए इस क्वेश्चन का। आ रही बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, शुगर। शुगर, ठीक है। शुगर की अगर हम बेसिकली बात करें तो शुगर में हम बोलते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर। बोलने शुगर क्यों बोला जाता है उन्हें, बिकॉज वो टेस्ट में कैसे होंगे, मीठे। ठीक है, और शुगर बोलने का तरीका, शुगर जो होते हैं वो होंगे मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स। किसको कैटेगराइज करेंगे हम शुगर के अंदर, मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे मोनोसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, जो कि कैसे होंगे, सॉलिड्स होंगे यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, क्रिस्टलाइन होंगे यानी कि क्रिस्टलीय होंगे, जल में घुलनशील होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और स्वीट होंगे, और इन्हें हम एक साथ शुगर कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज शुगर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तुम लोग को तो आगे होंगे, अभी तक समझ में या नहीं आए, आगे होंगे ना अभी तक समझ में। मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगो में कौन कौन आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, किन की बात करें हम नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड तो लिख लिया हमने और ऑलिगो भी लिख लिया। पॉलीसैकेराइड्स का यहाँ पे क्या केस होता है, पॉलीसैकेराइड्स को हम नॉन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं मैंने, नॉन शुगर। ठीक है, नॉन शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना तो क्रिस्टलाइन होते हैं, ना तो ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, ना तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अक्रिस्टलीय,
इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील, नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिंपलेस्ट, मेंशन द नेम ऑफ सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। मेंशन द नेम ऑफ सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, सबसे सरल मोनोशर्करा का, सबसे सरल मोनोशर्करा का नाम बताइए। सबसे सरल मोनोशर्करा का नाम बताइए, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है, तुम लोग को अटेम्प्ट करके आना है। अभी हमने बात करी बेसिकली शुगर और नॉन शुगर की, कि शुगर क्या होता है, जो सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे यानी कि घुल जाएंगे, और उसके बाद में स्वीट होंगे, मीठे होंगे, और इन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं, शुगर कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड क्या होती है, हमारी नॉन शुगर। क्या होती है, नॉन शुगर। क्यों? क्योंकि वो ना तो जल में घुलनशील होंगे, ना तो क्रिस्टलीय होंगे, और ना ही वो स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होंगे, ठीक है। अब शुगर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? दो टाइप में। एक होगा रिड्यूसिंग शुगर और एक होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो, मेंशन द नेम ऑफ simplest monosaccharide. Mention the name of simplest monosaccharide. ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम किन्हें कह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, या तो कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैंने रिड्यूस कर सकते हैं। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था कि एल्डिहाइड अगर टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा या टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करके टेस्ट देगा तो वो क्या होता है? डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। बताया ना कि हमें अगर कोई भी एनालिटिकल कंपाउंड दिया है जिसका हमें विश्लेषण करना है, यदि हमें नहीं पता कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता था? टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता था। कीटोन करते थे क्या? नहीं करते, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे अगेन यूज होने वाली। एक और बताया था फेलिंग सॉल्यूशन होता है मैंने, फेलिंग का विलयन होता है, जो दो प्रकार के विलयन से बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी टाइप से बना। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बात? ठीक है, वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। जबकि रिड्यूसिंग शुगर में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें होता है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो कि रिड्यूस करेगा, ठीक है। एंड रिड्यूस किसको करेंगे? ये फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट यानी कि टोलेन अभिकर्मक को, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक वाले हमारे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो कि किनको रिड्यूस कर देंगे? फेलिंग सॉल्यूशन को, टोलेंस रिएजेंट को और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। और हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन आ जाएंगे? जो उनको रिड्यूस नहीं करने वाले, है ना। दोज कार्बोहाइड्रेट्स containing एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप which don't reduce, ठीक है। किस किस को नहीं रिड्यूस करेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन को, साथ में टोलेंस रिएजेंट को और बेनेडिक्ट रिएजेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात क्या हो गई? रिड्यूसिंग शुगर वाले क्यों रिड्यूस कर पा रहे हैं?
नॉन रिड्यूसिंग वाले क्यों नहीं रिड्यूस करवा रहे हैं? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के पास प्रेजेंट होते हैं फ्री ग्रुप। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या मिलेगा? तो इसीलिए रिएक्ट कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन करने में। और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री ही नहीं है, और जब वो फ्री ही नहीं है तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे? किसी अदर के साथ। ठीक है, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ, हाँ, बेनेडिक्ट रिएजेंट सेम है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, है ना, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा। और डाइसैकेराइड्स में माल्टोज, लैक्टोज और हो जाएगा सुक्रोज। और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हो जाएगा हमारा, क्या हो सकता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में? क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में? सुक्रोज। ठीक है, कलर कर लिया यहाँ तक नोट सभी ने? सेम है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास, ये दोनों एक ही साथ लिखवा दूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास मुक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह उपस्थित नहीं होता, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास मुक्त एल्डिहाइड व कीटोन समूह उपस्थित न होने के कारण वे स्पेलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक एवं बेनेडिक्ट अभिकर्मक होने के कारण वे स्पेलिंग विलियन, टोलेन अभिकर्मक एवं बेनेडिक्ट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके उन्हें अपचयनित नहीं करते। लिख लिया यहाँ तक? आई बात समझ में? कल के लिए हेडिंग लगा दो ग्लूकोज, है ना, कल हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? ग्लूकोज का। ठीक है, कल पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। आज जो क्वेश्चन दिए होमवर्क पे वो सॉल्व करके लाना, मैं पूछूंगी। ठीक है, और जितना आज पढ़ा दिया ना वो भी मैं कहीं से भी किसी से भी पूछ लूँ तो याद करके आना। और जो टेबल लिखवाई है एल्डोट्रायोस वगैरह के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी को लर्न होने चाहिए। ठीक है, एक दिन में इतना तो कर ही सकते हो ना, बड़ा रिफ्रेश फील कर रहे होंगे, 4 दिन के बाद हुई है क्लास। हाँ चलो, अच्छा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। तो टेल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ, टेल अबाउट द नेचर ऑफ, नहीं नेचर मतलब प्रॉपर्टी, टेल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, क्या बात? ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में बताना है। वो कौन सा सैकेराइड है? मोनो है, डाई है कि पॉली है? कितने कार्बन वाला है? ठीक है, हिंदी वाले लिखो। ग्लिसरॉल्डिहाइड
ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने कार्बन वाला, वह कौन सी शर्करा, वह कौन सी शर्करा के अंतर्गत आता है, वह कौन सी शर्करा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिखो, सूडोहेप्टुलोज, सूडोहेप्टुलोज contains how many carbon, सूडोहेप्टुलोज contains how many carbon, सूडोहेप्टुलोज यानी कि छद्म हेप्टुलोज, छद्म हेप्टुलोज कितने कार्बन का बना होता है, कितने कार्बन का या कितने कार्बन से बना होता। ठीक है, क्या क्या बोला है मैंने सबको याद है ना, जितना लिखवाया उतना याद करके आओगे, क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे और इतने की एनसीईआरटी रीड करना। ठीक है, आया समझ में सभी को। चलो, और एक और चीज, मैं तुम लोग को आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के रिवीजन नोट सेंड कर दूं। ठीक है, क्या सेंड करूंगी, रिवीजन नोट्स, किसके, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो रिवीजन नोट से तुम पढ़ना, सैटरडे संडे 3 दिन बेस्ट।